हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर, उसके ड्रग्स, ठीक है पूरा। तो सबसे पहले देखो भाई, स्टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरा एंटी कोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक को समझने के लिए। ये टेबल याद हो गई तो पूरा बन जाएगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कोलिनर्जिक, ठीक है। कोलिनर्जिक के अपोजिट में ही तो एंटी कोलिनर्जिक एक्शन करते हैं ना। सबसे पहले कोलिनर्जिक याद होना चाहिए, उसके पहले उसके रिसेप्टर याद होना चाहिए, और रिसेप्टर किस ऑर्गन पे है वो याद होना चाहिए, फिर उसके ड्रग्स याद होना चाहिए एगोनिस्ट के, फिर एंटागोनिस्ट के। तो सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इस टेबल की। इस टेबल में सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे कि इस टेबल पे सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है अभी इसमें सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, CNS ऑर्गन सबसे ऊपर जो है CNS है, ठीक है। CNS पे जो है कौन से रिसेप्टर होते हैं, अब इसमें रिसेप्टर का CNS पे वो नहीं किया गया, लेकिन स्टोमक से देखते हैं। स्टोमक में देखो M1 रिसेप्टर होता है, ठीक है। अब ये M1 रिसेप्टर क्या करेगा भाई, कोलिनर्जिक इफेक्ट होगा तो क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा एसिटाइलकोलिन, और उससे क्या होगा, पेप्टिक अल्सर होगा ना। तो पेप्टिक अल्सर को रोकने के लिए कोलिनर्जिक एक्टिविटी, मतलब कि उसमें क्या होगा, सिक्रीशन को बढ़ा देगा, ठीक है। HCl वगैरह का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अपने पढ़े थे ना कि ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ाता है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, पेप्टिक अल्सर कॉज करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट देंगे, पायरेनोज़ेपाइन और टैलेनोज़ेपाइन, ठीक है। ऐसे ही हार्ट का, ब्रोंकस का, ब्लैडर का और ग्लैंड्स का, ये सभी का, CNS का भी वैसे ही है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल जा रहा है भाई कि जो यूसेस है ना वो किसके हैं, कोलिनर्जिक के, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग ये कॉज कर रहा है। तो इसके अपोजिट में हम ड्रग देके क्या कर रहे हैं, इन पे वर्क कर रहे हैं। तो यहीं से आपको कोलिनर्जिक याद हो गया, और यहीं से आपको उसके अपोजिट एक्शन के लिए ड्रग्स का उपयोग किए तो एंटागोनिस्ट याद हो गया, ठीक है। तो इतने ऑर्गन और रिसेप्टर्स आपको सारे याद हो गए। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग, क्योंकि उसको ही समझना पड़ेगा ना कि ये कैसे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं ये सब। तो वो दो टाइप से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग और एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। नेक्स्ट वीडियो हम पॉइजनिंग की बात करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट वगैरह। तो इसमें देखो डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट एक्टिंग करते हैं, तो इस टेबल में सबसे नीचे जो दिख रही है ना, बस इतना ही हमको पढ़ना है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग पे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर दिख रहा है इतनी पूरी टेबल का नहीं, मतलब ये थोड़ा सा बस पढ़ना है। जैसे ड्रग कौन सा, पाइलोकार्बिन, ठीक है। दूसरा बेथेनाकोल, मेथाकोलिन और कार्बाकोल, जैसे कि प्यूपिल पे, ब्लैडर पे, मायोकार्डियम पे जो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है क्या, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, ठीक है। इनडायरेक्टली एक्टिंग में भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है वाटर सॉल्यूबल और दूसरा होता है हमारे पास लिपिड सॉल्यूबल ड्रग, ठीक है। तो समझ में आया था, इनडायरेक्टली में हम लोग को सिर्फ दो ही पढ़ना है कि वो मेनली जो है इनिबिट करते हैं एसिटाइल कोलेज एस्टरेज एंजाइम को, उस पर ही उनका पूरा मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। क्योंकि इंक्रीज होता है एसिटाइलकोलिन, उसको इनिबिट करने के लिए वो मतलब उनका लेवल वो क्या कराते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन का किसको इनिबिट करके, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इनिबिट करके। तो बस इसी पे वर्क करते रहते हैं वो पूरे। वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स और एक होते हैं लिपिड सॉल्यूबल ड्रग। तो उसको हम इस टेबल के माध्यम से देखेंगे। देखो ये जो टेबल है ना, इस पे देखो सबसे पहले जो है क्या होता है कि लिपिड सॉल्यूबल में फाइस्टोकमीन आएगा और वाटर सॉल्यूबल में नियोस्टिकमैन आएगा। इसके अलावा और बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, जैसे कि अभी इसमें पढ़े ना कि जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक में हमने फाइस्टोकमीन पढ़ी। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे बोtulinum टॉक्सिन, वेसामोमिकोल और हेमोकोलिनम। लेकिन हमको मेनली जो पढ़ना है फाइस्टोकमीन और नियोस्टिकमीन के बारे में देखना, मतलब कि लिपिड सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल के बारे में। अब दूसरी कहानी ये है कि कुछ ऐसे ये दोनों जो हम पढ़ रहे हैं लिपिड सॉल्यूबल वाटर सॉल्यूबल, ये रिवर्सिबल होते हैं ना, और इनका जो है क्लिनिकली क्या होता है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जबकि इरिवर्सिबल क्या होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट रहता है उनका बहुत ज़्यादा, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग पे देखेंगे। अब ये टू टाइप्स के होते हैं ना, तो इनके ये इस टेबल पे दिया है कि भाई कौन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, कौन नहीं, कौन ओरली होगा, कौन इंजेक्टेबल होगा।
साइड इफ़ेक्ट वगैरह। अब इसका लिपिड सॉल्युबल का एक एक करके देखेंगे तो इसमें एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में भी हम इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। फाइस्टोग्माइन जो है ड्रॉप देते हैं उसमें। अब फाइस्टोग्माइन है तो क्या करेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, कोलिनर्जिक इफेक्ट बढ़ाएगा। एट्रोपिन पॉइजनिंग, इस केस में भी हम क्या करते हैं, नॉन स्टेरोइड रिसेप्टर में उसको देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह सिनेरियल डिफेंशिया में देते हैं। और फाइस्टोग्माइन और टैक्रीन, इन दोनों का बहुत ज़्यादा उपयोग है। और इसके अलावा और भी ड्रग है जैसे डोनाप्रिजिल, रिवस्टिगमीन और ग्लैंटामाइन, ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस अल्जाइमर डिसीज़ का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वाटर सॉल्युबल में नियोस्टिगमिन आता है, उसके अलावा पायराडॉप स्टिगमिन और एट्रोपिनियम आता है, ठीक है। और ये किस किस बीमारी पे वर्क करते हैं ये पूरा इसमें दिया हुआ है। और लास्ट में इरिसिबल मैंने अभी जो बताया था कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग पे इसको दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलो इसमें हम ऑर्गेनोफॉस्फेट भी देख लेते हैं पॉइजनिंग का। तो इसमें देखो कुछ नहीं है भाई, ऑर्गेनोफॉस्फेट का मतलब क्या होता है कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वही हमने देखे थे, M1 में एसिडिटी बढ़ने लगेगी, M2 में ब्रेडिकार्डिया होने लगता था, जब सब एसिटाइलकोलिन करा रहा था ना, तो उसकी लेवल बढ़ेगा तो यही सब आएंगे, है ना, जो उसका फंक्शन था वही आएंगे। तो इसमें एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस किस किस में दिया जाता है उसी के बारे में इसमें पूरा लिखा है। और एसिटाइलकोलिन को रीएक्टिवेट करना पड़ता है, उसके लिए दो ड्रग हैं, पायरिडॉक्सिमिन और एसाइटोल्यूमोनोफ्रेज, पैम डैम करके बोलते हैं। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। और लास्ट स्लाइड जो हमारी है ये है ऑर्गेनोफॉस्फेट की, जिसमें जो है पूरा डिटेल से दिया है कि कौन ड्रग ऑफ चॉइस में है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।